जावा कंपाइलेशन। अब जरा सुनना, ये होता क्या है। जैसे हम लोग कोई भी, बहुत पहले थोड़ी देर सुन लेना, फिर समझने की कोशिश करना। लिखेंगे हम लोग उतने ही जितना हम लोग के काम का है। जैसे कोई भी एक जावा का प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक। जावा का एक प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने, तो हमने प्रोग्राम का नाम दे दिया ए बी। मान लो ए बी नाम से एक प्रोग्राम बना दिया। तो ये बताओ जरा, हार्ड डिस्क में ये फाइल किस नाम से सेव होगी, किस नाम से सेव होगी ये? हाँ, av.java। वेरी गुड। ये जो फाइल हमारी सेव होगी वो ab नाम से नहीं सेव होगी, ab.java के नाम से। और ये ab जो .java है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन, ठीक। तो पहले क्या होता था कि जब पुराने टाइम में, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम बनाया ab.java, तो इसको हम लोग बोलते, ये लिखते हैं हम लोग किस में? हाई लेवल लैंग्वेज में। इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बताएं तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखो 1939 के आसपास की बात है जब प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी। मतलब ऐसा बोला जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या होता होगा, बट जब ये शुरू हुई थी तो हमारी प्रोग्रामिंग, जो कंप्यूटर होते थे, पढ़ा होगा, ये बहुत बड़े बड़े रूम जैसे होते थे, छोटे क्लास में शायद पढ़ा होगा ना। तो उस समय जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी चलती थी, वो चलती थी क्या? मशीन लेवल लैंग्वेज। वो चलती थी क्या हमारी? मशीन लेवल लैंग्वेज। इसके और भी नाम थे। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम बोलते हैं MLL। और इसके और भी नाम थे क्या? लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, और भी ढेर सारे नाम थे, ठीक। अगर हम लोग को उस समय प्रोग्रामिंग करनी होती, हमसे ये कहा जाता कि ऐसा करो, 1+2 को ऐड करके दिखाओ। तो उस समय कंप्यूटर तो होते नहीं थे, बड़ी बड़ी गियर्स होते थे, जैसे कीबोर्ड होता है ना, उस समय गियर्स से काम चलाते थे। और केवल दो चीज होती थी, क्या क्या होता था? 1 और 0। ऑन है तो 1, ऑफ है तो 0, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो उस समय अगर ये प्रोग्राम चलाना होता, तो उस समय अगर हमें 1 टाइप करना होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते? 0 0 0 0 0 ऐसे कोई डिजिट लिखते, 7 डिजिट, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते क्या हम लोग? 1 ऐसा। फिर क्या ये क्या है? बाइनरी है। छोटे क्लास में शायद पढ़ा होगा कभी बाइनरी वैल्यू। तो ये 1 की बाइनरी है। फिर प्लस के लिए भी कोई बाइनरी वैल्यू होती थी, वो दबाते, और फिर 2 के लिए भी कोई बाइनरी नंबर होता था, वो भी दबाते ऐसे। मतलब इतना जब हम लोग करते, गैस को आगे पीछे 0 1 इंडिकेट करते, तब वो कंपाइलर ये समझ जाता, मतलब तब ये डिसाइड हो जाता कि ये 1+2 लिख रहे हैं। और जब एंटर की दबाते, तो जैसे भी आंसर आता हो, आंसर भी बाइनरी फॉर्म में ही आता। क्यों? रीजन इसका यह है कि बाइनरी के अलावा कुछ होता ही नहीं था, 1 0 के अलावा कुछ भी नहीं था। तो उस समय तो यहाँ पे आंसर हमारा पता चला 0 0 0 1 1 0, ये कुछ आ गया। तो अब ये फिर देखा जाता है ये किसका बाइनरी है? 3 का है। तो समझ गया आंसर क्या आएगा? 3। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीजें थी। तो लोगों ने कहा भाई ये कंप्यूटर का यूज क्या है, फालतू का है, इतनी कौन मेहनत करेगा। तो लेकिन जो लोग लगे थे इसके पीछे, उन्होंने आइडिया ये छोड़ा नहीं, करते रहे। फिर 1969 के आसपास उन्होंने एक नई चीज डेवलप कर ली। फिर प्रॉपर कंप्यूटर आ गया था, और ABCD भी आ गया, सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद इस्तेमाल हुई हमारी क्या? असेंबली लैंग्वेज। उन्होंने एक नई चीज डेवलप कर ली, असेंबली लैंग्वेज। ये अब असेंबली लैंग्वेज में वही प्रोग्राम जो हमारा था 1+2, वहां पे 1+2 नहीं, 1+2 की जगह अब क्या होने लगा? ये हम उस कंप्यूटर में अगर हम पहले से बता देते थे इसको क्या, कि हम जब ON लिखेंगे तो 1 मानना, प्लस के लिए उन्होंने कोई सिंबल डिफाइन कर दिया, प्लस के लिए कह दिया PLU लिखेंगे तो प्लस मानना, TW लिख दिया तो 2 मानना। और जो उन्होंने पहले से बता दिया, कंप्यूटर वही मान के प्रोग्राम को चलाता था। तो अब अगर यही असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल क्या करता था पता है? जैसे बाइनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करता था, ये इस्तेमाल करता था क्या? निमोनिक कोड, ठीक है। निमोनिक कोड का मतलब क्या होता है हमारा? शॉर्टकट्स। यानी किसी नाम का हमने किसी चीज का नाम बदल के रख दिया, कि भाई जब हम ये बोलें तो इसका मतलब ये होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। 1 मिनट, हेलो, ठीक, ये समझ में आया? तो अब कुल मिला के ये भी एक तरह से बड़ा झंझट था। हमने बोला कि 1 को हम लिखेंगे ON, प्लस को लिखेंगे ADD, तुम जो भी मान लो। 2 को उन्होंने कहा कि TW लिखेंगे,
और पहले से बता दिया हम 3 को क्या लिखेंगे, उन्होंने T3 को THR लिखेंगे मान लो। तो जब ये पेस्ट किया तो पता चला आंसर क्या आया, THR आ गया। तो वो समझ गया कि उन्होंने पहले से बता रखा था ना 3 का मतलब THR का मतलब 3, तो वो समझ गया आंसर इसका क्या आया 3। तो अब इसमें दिक्कत थी, दिक्कतें इसमें क्या थी, इसका कोई ये पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल का मतलब जिस कंप्यूटर में बनाया उसी में चला लो, दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलता था। क्यों, हमने कहा कि 1 को हम ON लिखेंगे, दूसरा कह रहा हम 1 को ONE लिखेंगे, तो क्या मैच करेगा, नहीं मैच करेगा। तो पता लगा क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा। तो लोगों ने कहा भाई इसका कोई कॉमर्शियल यूज नहीं है। तो अब उन्होंने फिर चलता रहा काम, फिर 1979 के आसपास प्रॉपर लैंग्वेज आ गई जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, और उसको क्या बोला गया, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी सिंपल इंग्लिश इस्तेमाल होती है, मैथ के डिजिट इस्तेमाल होते हैं, और पंक्चुएशन सिंबल इस्तेमाल होते हैं। इसमें इंग्लिश यूज हो रही है, हमारे सिंबल यूज हो रहे हैं, और कुछ मैथ के डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब जरा याद करो, जावा, जावा में हम लोग प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम जब लिखते हैं तो क्या ये एक इंग्लिश का वर्ड नहीं है क्या, इफ लिखा, एल्स लिखा, ये सब क्या है, सिंपल इंग्लिश के ही तो वर्ड है। एक बात तुम सुन लेते हो तो याद थोड़ी ना करना पड़ता है, समझ में आ जाता है। तो अब हम लोग कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हाँ, उसी इंग्लिश को क्या बोलते हैं, हाई लेवल। तो जावा हमारी कौन सी लैंग्वेज है इन तीनों में, बोलो, हाई लेवल। ये पॉइंट समझ में आया। तो लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम वही है, कंप्यूटर को आज की डेट में भी वो 1939 में जी रहा है, यानी वो आज भी बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, बाइनरी लैंग्वेज का। तो अब बात है कि हम तो इंग्लिश जानते हैं, कंप्यूटर बाइनरी जानता है, तो काम कैसे चल रहा है। तो जब भी कोई जावा हो, .NET हो, पाइथन हो, कुछ भी बनाया जाता है, उसके साथ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाइलर। ये सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, हमने प्रोग्राम लिखा सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज में, ये उस सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। हमने एक प्रोग्राम बनाया, आज अभी हम कंप्यूटर में कनेक्ट करके इसको दिखाएंगे भी कि ये मतलब कहाँ पे बनता है, कैसे उसको देख सकते हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम दे दिया प्राइम, प्राइम नंबर का प्रोग्राम था, प्राइम नाम से सेव कर लिया। तो पता चला उसने मेमोरी में इसको prime.java लगा के सेव कर लिया, ठीक। तो ये हमारा प्रोग्राम लिखा है किस लैंग्वेज में, हाई लेवल। जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं, देखा होगा जो लोग ने प्रैक्टिकल किया है, पहले ब्लूजे में ऐसे ऐसे लाइनें बन के आती हैं, और जब कंपाइल हो जाता है तो क्या होता है, साइड में बस ऐसे कुछ बनी होती है ना। इसका मतलब है प्रोग्राम इसकी बाइनरी लैंग्वेज वाला फाइल बन चुकी है, ये कंपाइल हो चुका है। तो अब इसके बाद जैसे हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, जैसे हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में एक फाइल और आ जाती है जिसका नाम होता है ये prime.class। अब हमारे कंप्यूटर में प्राइम नाम की 2 फाइलें हैं, कोई गेस करो दोनों फाइल में डिफरेंस क्या होगा। इसमें जो प्रोग्राम है वो हमारा सिंपल इंग्लिश में लिखा होगा जो हम लोग बना रहे हैं, और इसमें कंपाइल होने के बाद ये बनेगी ना, इसमें भी वही प्रोग्राम होगा लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या होगी, बाइनरी होगी। बाइनरी नहीं होती, वो बाइट कोड होती है, बाकी लैंग्वेज ठीक है बाइट कोड होती है। अभी हम दिखाएंगे कि बाइट कोड दिखते कैसे होंगे, कुछ पॉइंट समझ में आया। और कंप्यूटर केवल इसको ही चला सकता है, वो इसको जानते ही नहीं इंग्लिश, आज भी वो अल्फाबेट्स उसको नहीं पता ABCD क्या होते हैं, क्लियर। तो हमें उस प्रोग्राम को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है कंपाइलर। जब कंपाइलर नहीं था तो पहले एक सॉफ्टवेयर बना था इंटरप्रेटर। अब इसमें इंटरप्रेटर में क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रोग्राम को एक लाइन को एक बार में कन्वर्ट करता था। मतलब हम 50 लाइन है तो हम 50 बार उसको कंपाइल करें, बड़ा टाइम टेकिंग था। तो लोगों ने कहा ये तो भाई बहुत टाइम टेकिंग हो गया हमारा ना, तो फिर उसके बाद बनाया गया क्या, कंपाइलर। ये एक लाइन को कन्वर्ट करता है और ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, तो ये हमारा फास्ट है, क्लियर हुआ। तो जितनी भी लैंग्वेज होती है, देखा होगा ना ब्लूजे में कंपाइल पे क्लिक करते हो, कंपाइल पे क्लिक करने का क्या मतलब है, हम इस फाइल को कंपाइल करके बना रहे हैं मशीन लेवल में, ताकि कंप्यूटर समझ जाए हम क्या कहना चाहते हैं। लैंग्वेज अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही है, पॉइंट समझ में आया। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे जरा लिखना शुरू करो, लिखो जरा एक
नहीं, बाइट कोड बनेगा। बाइट कोड एक ऐसी लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ जावा। बाइट कोड को कोई भी लैंग्वेज चला सकती है, वो भी हम लोग लिखेंगे। ठीक, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लिखो यहाँ पे एक हेडिंग, कुछ अभी हमने लिखवाया था क्या? हाँ, जावा कंपाइलर हेडिंग थी ना मेन। अब जा लिखो, नहीं बाकी जो भी लिखा हो काट देना, ठीक है। यहाँ पे ये लिखो जा, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मतलब प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में S/W भी लिखते हैं। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, इसमें एक लाइन लिख लो जा, इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज कोड, वन लैंग्वेज कोड to other language, one language code to other language, one language code to other language। और उसके बाद नीचे लिख लो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में नंबर 1 लिख लो इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये क्या करता होगा, गेस करो। असेंबली लैंग्वेज जब बनी थी ना, जब हाई लेवल नहीं बनी थी, तब ये एक मिनट रुकना है। हाँ चलो, अच्छा इंटरप्रेटर ही लिख लो, फिर असेंबलर नहीं। यहाँ पे ये जावा के प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? मशीन लेवल में। लेकिन क्या करता है? लाइन बाय लाइन। चलो पहले हेडिंग ये लिख दिया, तो इसी को लिख लो। लिख लो जा, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड, it converts high level language code to machine level language code, high level language code to machine level language code, line by line, line by line और इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, यानी एक बार में एक इंस्ट्रक्शन। लाइन बाय लाइन और इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद हम लोग का आया क्या? नंबर 2 आया कौन? कंपाइलर। कंपाइलर ऐसे लिख लो इसमें, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग शॉर्ट में HLL भी लिखते हैं, जिसको याद है तो वो ये भी लिख सकता है। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू machine level language code MLL. It's convert the HLL to MLL, MLL कॉमा लगा के लिख लो, whole program at a time, whole program at a time, whole program at a time। पूरा प्रोग्राम एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक, डिफरेंस समझ में आया? एक छोटा सा और होता है, लिख ही लो नॉलेज के लिए, पेपर में तो नहीं आता, असेंबलर। असेंबलर, अच्छा असेंबलर के पहले एक छोटा सा काम और कर लेना, ये नोट कर लो। ऐसे यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना लो। ये हमने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको हमने भेजा किसमें? कंपाइलर में। इसको हमने भेजा कंपाइलर में, तो जो प्रोग्राम निकल के आया वो निकल के आया किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर के बाद वो बन गया किसमें? मशीन लेवल। यानी हमारे कंप्यूटर में अब 2 फाइलें हो गई ना, और इसका एक दूसरा नाम है सोर्स कोड। सोर्स कोड, और इस वाली को जो कंपाइल होने के बाद आती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। ठीक, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड,
ये हमारा प्रोसेस बाकी लैंग्वेजेस में होता है, जावा में ये नहीं होता है। जावा की वर्किंग थोड़ी अलग है। जितनी भी लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस और भी लैंग्वेज है, उसमें सब ऐसे ही चलता है। हाई लेवल के प्रोग्राम की फाइल बनाई, कंपाइल किया, मशीन लेवल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई, बाइट कोड उसमें होते ही नहीं है। और कंप्यूटर इसको चला रहा है, यूजर को जब देखना है तो वो इसको देख रहा है। फिर अब एक हेडिंग डालो जरा, जावा कंपाइलेशन। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज नहीं लिखा ना, असेंबलर नहीं लिखा ना, तो असेंबलर में एक लाइन लिख लो, वैसे तो फालतू ही है बट लिख लो, अब हेडिंग बात ही चल रही है। असेंबलर इट कन्वर्ट्स, जब ये असेंबली लैंग्वेज चलती थी तब इसका रोल था, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू, इट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज कोड, लिख लेना असेंबली लैंग्वेज कोड, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू, किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज कोड। और जब ये असेंबली लैंग्वेज चलती है तभी इसका काम था, अदरवाइज अब ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये समझ में आया ना। अब एक हेडिंग डालो, जावा कंपाइलेशन। जावा कंपाइलेशन। अब देखना जावा कंपाइलेशन में क्या होने लगा। जावा वालों ने एक नया कोड डेवलप कर लिया जिसको बोला गया बाइट कोड, और इसको बोला गया मैजिक ऑफ जावा। अगर तुम जावा की वेबसाइट खोलोगे, ये एक कंपनी है ओरेकल, शायद किसी ने कभी नाम सुना हो, ये उन्हीं ने ये सॉफ्टवेयर बनाया था, ओरेकल कंपनी ने। अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो पता चलेगा, लिखा होगा, आज हम बता रहे हैं तुमको, शायद 7-8 साल पहले की बात है जब हमने कभी चेक किया था, अभी हम फिर चेक करके, लिखा था 3.1 प्लस मिलियन डिवाइसेज आर यूजिंग जावा। मतलब इमेजिन करो, जब कंप्यूटर का ज्यादा यूज नहीं था 8-10 साल पहले, तब इतनी डिवाइसेस जावा का इस्तेमाल करती थी। आज 10 साल बाद तो जाने क्या हो गया, ये नंबर को कम से कम 20-40 गुना हो गया, क्योंकि लास्ट 4 साल में कंप्यूटर का बहुत यूज बढ़ गया। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे खैर, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है पता है, इसका ये मतलब निकल रहा है कि ऑलमोस्ट हर चीज में जावा का ही इस्तेमाल हो रहा है। पॉइंट समझ में। अभी आजकल आ गई है पाइथन, जिससे ये हम लोग का एआई का काम हो रहा है, तो अब पाइथन धीरे धीरे इसके एडवांटेज को कम करेगी शायद, बट अभी फिलहाल यही चल रहा है। पाइथन अभी पढ़ाई नहीं जा, वो मशीन लैंग्वेज जो एआई है वो पढ़ाई नहीं जा रही है, वो कोई बना रहा है, वो दिखा रहा है कि देखो ये ऐसा कर सकते हो, अपने आप ये हो जाएगा, लेकिन कोई इसको पढ़ा नहीं रहा है एआई को। पॉइंट समझ में आया, कि जिन्होंने भी ये चीजें समझ लिया अभी उसको ज्यादा वो कह रहे हैं पहले हम जहाँ कमा लें, उसके बाद इसको मार्केट में सिखाने का काम आएगा, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड लोग हैं। ठीक है ना, चलो खैर, तो अब ये समझ में आई बात। तो हम लोग बात ये कर रहे थे जावा में क्या हो गया, क्या चेंज आ गया। देखना, जावा में ये चेंज आया कि हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, ये उसके बाद हम लोग इसको भेजेंगे कंपाइलर में, बाकी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड में नहीं कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ किसमें पता है, बाइट कोड में। यहाँ पे वो नया एक प्रोडक्ट निकाल दिया उसने, क्या, बाइट कोड। यानी तुमने इसको कंपाइल किया तो ऑब्जेक्ट कोड की जगह एक नया कोड बन गया, क्या, बाइट कोड। बाइट कोड को जब हमने आगे भेजा, एक चीज होती है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, और इसको इन्होंने, क्योंकि इंटरप्रेटर तो बहुत पुराने सालों की बातें हो गई, तो उन्होंने इसको एक और भी नाम दे दिया, क्या, इंटरप्रेटर। ये वो इंटरप्रेटर नहीं है, ध्यान देना, जो एक एक लाइन कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे, और जब वो जेवीएम में जाता है या इंटरप्रेटर में जाता है तो उसके बाद ये प्रोड्यूस करता है, वो हमारा होता है क्या, मशीन लेवल लैंग्वेज, और ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड। अब कुछ लोगों ने कहा भाई ये तो गड़बड़ है, ये कहा जा रहा है कि सब लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो ज्यादा इस प्रोसेस में हो रहा है ना, वो तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता था किसमें, मशीन में। यहाँ पे तो बाइट कोड बनेगा, फिर बाइट कोड में और आगे करो तब इतना, तो ये तो ज्यादा टाइम लेगा ना। बट इसका एक मैजिक ये था
कि जब हम लोग C++ लैंग्वेज का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, C++ में हमने एक फाइल बनाई जिसका नाम था ab.cpp, ये उसका एक्सटेंशन होता है C++ का। अब तुमने इसको फाइल को कर लिया कंपाइल हो गई, तो पता चला तुम्हारे कंप्यूटर में एक और फाइल आ गई ab.exe। ये हमारी, गेस करो, ये तो हमारी वो C++ की फाइल हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, बाइनरी लैंग्वेज वाली फाइल हो गई, कंपाइल होने के बाद जो निकली। अब हमने इस फाइल को कॉपी किया, exe को हम ले गए इस दूसरे कंप्यूटर में, यहाँ पे हमने कॉपी किया, हमने सोचा चलो इस कंप्यूटर पे चलाते हैं, पता चला यहाँ पे चल ही नहीं रही है। क्या रीजन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है? रीजन उसका ये था, इस कंप्यूटर में C++ इंस्टॉल्ड नहीं था। अगर C++ या किसी भी प्रोग्राम को चलना है तो उसको उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, वो तभी वहां पे चलेगा। अब यहाँ पे C++ तो था नहीं, तो वो प्रोग्राम चल ही नहीं रहा। अब इसके बाद बात ये हुई कि भाई बाइट कोड बनता है, बाइट कोड को चलाने के लिए JVM, तो जितनी भी मशीन होती है दुनिया में जिसमें प्रोसेसर होता है उसमें JVM होता ही होता है, उसमें JVM होता है। तुम अगर एक स्मार्ट वॉच पहने हुए हो तो इसमें भी JVM पड़ा हुआ है, क्योंकि एक प्रोसेसर लगा है ना, वो प्रोसेसर के अंदर JVM पड़ा हुआ है। तो अब प्रोग्राम को जावा के चलने के लिए क्या चाहिए, JVM। हम क्या कह रहे हैं, JVM हर जगह प्रेजेंट है, तो क्या उसको जावा लैंग्वेज की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, वर्ड सुना होगा क्या, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यानी जहां पे बना है उसको उसकी जरूरत ही नहीं है, ये अपने सब में चलाओ, लैपटॉप में बनाओ, डेस्कटॉप पे चलाओ, मोबाइल पे चलाओ, जहां पे चलाना हो चलो। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डिनरी कंपाइलेशन था, ये स्पेशल कंपाइलेशन है जावा का। ठीक, तो अब जा लिखो, हेडिंग डालो जावा कंपाइलेशन, उसके बाद लिख लो इन दिस प्रोसेस सोर्स कोड, ब्रैकेट में लिख लेना HLL, हाई लेवल लैंग्वेज कोड का नाम है, सोर्स कोड भी बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस सोर्स कोड कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है ये, बाइट कोड। इन दिस प्रोसेस सोर्स कोड कन्वर्ट्स इनटू बाइट कोड with the help of compiler, लिख लो, source code converts into byte code with the help of compiler, and further this byte code कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है ये, ऑब्जेक्ट कोड। फर्दर दिस बाइट कोड कन्वर्ट्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड with the help of suitable interpreter, ब्रैकेट में लेना JVM, with the help of suitable interpreter। ठीक, और उसके बाद ये वाला डायग्राम बना लो जो हमने बनाया है, इसको नोट कर लो। हो गया, चलो। तो ये थोड़ा सा अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा ना, अभी तक बाइट कोड केवल सुनते थे कि बाइट कोड होता है। ठीक, चलो अब इसके बाद, और ये सब थ्योरी में आता है, 1-2 नंबर का आ जाता है, बट जो पता तो होना चाहिए। इसके बाद जो ऐसे पॉइंट करके लिखते चलो कुछ चीजें, और पहले तो एक जगह लिख लो
सोर्स कोड, सोर्स कोड, ये एक एक लाइन है यार। सोर्स कोड को क्या लिखने वाले हम लोग बताओ? आप प्रोग्राम रिटेन इन HLL, ये सब MCQ में क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। आप प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा कह सकते हैं। आप प्रोग्राम रिटेन इन HLL। तो इसके बाद हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट कोड। इसमें लिख लो अ कंपाइल्ड प्रोग्राम, a compiled program written in machine understandable language, a compiled program written in machine understandable language, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता है। हम बात कर रहे हैं मशीन लेवल को ही दूसरा नाम दे दिया। क्लियर? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। और इसके बाद लिखो जाए एक बाइट कोड, और इस बाइट कोड को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बाइट कोड। ये बाइट कोड में लिख लो it is an intermediate, it is an intermediate, इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया? बीच वाली चीज, ऐसा। इट इज एन इंटरमीडिएट कोड बिटवीन, इट इज एन इंटरमीडिएट कोड बिटवीन किसके किसके बीच में बनता है? source code and object code. It is an intermediate code between source code and object code. Source code and object code. Full stop के बाद लिख लो it is a machine independent code. उसी में फुल स्टॉप के बाद एक और चीज ऐड कर लो, इट इज द मशीन। क्या लग रहा है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट कोड, मशीन इंडिपेंडेंट कोड। पॉइंट समझ में आया? यानी इसको मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? उसको चलने के लिए जरूरत क्या है? JVM की, और JVM हर जगह पड़ा है, तो वो मशीन पे डिपेंड ही नहीं करता। क्लियर? और उसके बाद इसी में बाइट कोड में एक लाइन और लिख लो, इट्स एक्सटेंशन इज डॉट क्लास। डॉट लिखना वैसे जरूरी नहीं है, इट्स एक्सटेंशन इज क्लास या डॉट क्लास, कुछ भी लिख लो। इट्स एक्सटेंशन इज डॉट, ऐसे ये डॉट, ये वाला डॉट है भाई, लिखना नहीं है। यस, इट्स एक्सटेंशन इज डॉट क्लास। ठीक। और ऊपर जो तुमने लिखा था सोर्स कोड ना, उसमें एक पॉइंट और ऐड लिख दो, इट्स एक्सटेंशन इज डॉट जावा। हाँ नहीं, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता, उसका होता है और इसका होता है। सोर्स कोड में जो HL हाई लेवल लैंग्वेज वाला है, एक्सटेंशन इज डॉट जावा, मतलब जावा में डॉट जावा है, बाकी लैंग्वेज में तो अलग होगा। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया सबको? बाइट कोड। ठीक। और इसके बाद एक लास्ट में इस टॉपिक के एक लिख लो JVM, जावा वर्चुअल मशीन। इसमें लिख लो द सुटेबल इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट। ये क्या करेगा बताओ? JVM किसको किस में कन्वर्ट करेगा? हाँ, इट इज अ सुटेबल इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इट इज अ सुटेबल इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। क्लास वाला शायद, कि फाइल का एक्सटेंशन, ये हम लोग
डिफरेंस अपने आप तुम लोग लिखो। ऑर्डिनरी कंपाइलेशन एंड जावा कंपाइलेशन। ऑर्डिनरी कंपाइलेशन, जावा कंपाइलेशन। ऑर्डिनरी की तरफ लिखो। क्या करता है ऑर्डिनरी कंपाइलेशन में, क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब बाकी लैंग्वेजेस में ये कैसे होता है, तो उसमें डायरेक्टली सोर्स कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। तो लिख लो, इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इट कन्वर्ट्स source code into object code। दूसरी तरफ लिखो, इट कन्वर्ट्स, ये सोर्स कोड को क्या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है क्या? हाँ, इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। इट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, देन इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, देन इनटू ऑब्जेक्ट कोड। दूसरा कोई डिफरेंस? इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं ना, और इसमें क्या इस्तेमाल होता है? कंपाइलर। यही तो होता है ना, तो इसको भी लिख लो। ऑर्डिनरी में लिख लो, इट यूजेस ओनली कंपाइलर। ऑर्डिनरी में लिखना है इट यूजेस, सेकेंड डिफरेंस है इट यूजेस ओनली कंपाइलर। हाँ हाँ, ये इंटरप्रेटर हालांकि डिफरेंट है, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैच करी तो नाम उन्होंने वही रखा। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना जरूरत थी नहीं। मतलब दो तीन चीजें पता हो, बाइट कोड क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड, बस काम खत्म था हमारा। शायद स्कूल में पढ़ाया भी नहीं गया होगा इतना डिटेल में, बस तुमने सुना होगा बाइट कोड कुछ होता है ना। चलो खैर, तो अब यहाँ पे एक लिख लो। दूसरा उधर हमने क्या लिखा, इट यूजेस द ओनली कंपाइलर, उधर लिख लो इट यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसके बाद लास्ट में एक डिफरेंस और लिख लो, मतलब इसका डिफरेंस नहीं, नया डिफरेंस, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब दो कॉलम बना लो, डिफरेंस, बीच में लिख लो डिफरेंस, और एक तरफ लिख लो इंटरप्रेटर, दूसरी तरफ लिख लो कंपाइलर। क्या डिफरेंस होगा? बहुत इजी है। इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन। इट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड लाइन बाय लाइन। और दूसरी तरफ लिख लो, इट कन्वर्ट्स source code into object code, source code into object code, whole program at a time। source code into object code, whole program at a time। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा सब कुछ हम लोग ने डिस्कस कर लिया। बस 2 मिनट और देखेंगे। हम दिखाना चाह रहे हैं, वैसे जरूरत है नहीं, बट फिर भी ये सोर्स कोड और बाइट कोड हमें दिखता कैसा है। बाइट कोड सुना है बट कभी देखा नहीं, तो अब जैसे सब लोग स्क्रीन पे देखना। देखो हम यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा भी शेयर तो किया नहीं हमने।
चलो जरा स्क्रीन पे देखो भाई, यहाँ पे ये हमने इसकी स्क्रीन को वहाँ पे वो कास्ट किया हुआ है और ये ब्लू जे हमने खोल दिया। ठीक, ये ब्लू जे है। अब इस ब्लू जे में हमने एक दो प्रोग्राम कभी बनाए होंगे, वही पड़े हुए हैं, तो प्रोग्राम टाइप करने में टाइम लगेगा। कोई हम एक सिंपल सा रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम देखते हैं क्या लिखा उसमें। रेक्टेंगल का प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम में क्या किया गया है देखो जरा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना सबको। एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बना हुआ है जो 2 नंबर इनपुट कर रहा है, क्या क्या, लेंथ और ब्रेथ, और उसका क्या निकाल रहा है, एरिया और पेरीमीटर निकाल के उसको प्रिंट कर रहा है। और कौन से मेथड से ये इनपुट किया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता किससे इनपुट है। अब देखना ये प्रोग्राम हमारा जो है कौन सा, ये सोर्स कोड है, हाई लेवल में लगा लिखा है ना, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड। अच्छा देखो ऊपर किनारे लिखा भी, अच्छा हमने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सोर्स कोड लिखा है ना। अब इसके बाद यहाँ पे सोर्स कोड के बाद हम ये देखेंगे कि इसका बाइट कोड कहाँ है, और बाइट कोड तभी बनेगा जब ये कंपाइल हो चुका होगा। और ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है, हमने कभी बनाया होगा, कंपाइल्ड भी है था। कंपाइल्ड कैसे दिखेगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसमें 2 लाइनें आ रही ना कोने में, इसका मतलब ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल्ड है। ठीक, तो अब हमने क्या किया, नाम क्या रखा हमने, रेक्टेंगल ना। तो अब हम जरा सर्च में जाके ढूंढते हैं, देखना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल डॉट जावा। देखो जा रेक्टेंगल डॉट जावा, ये हमारी सोर्स कोड है कि ऑब्जेक्ट कोड है, सोर्स कोड है। तो हमारे कंप्यूटर में हम ये दिखाए हैं कि 2 फाइलें मिलेंगी अब, एक तो सोर्स, और इसमें देखना वही प्रोग्राम लिखा होगा जो हमने ब्लू जे में लिखा दिख रहा था। तो अब हमने यहाँ पे जाके इसको हम जरा क्लिक कर देते हैं, ये देखना यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्रोग्राम वही लिखा है कि नहीं लिखा है। जब तुम ब्लू जे में प्रोग्राम टाइप करते हो तो वो एक फाइल कहीं बन गई होती है जिसका नाम डॉट क्लास होता है, अभी हमने सर्च किया। अब इसी की बाइट कोड भी, भाई बारिश आज लग रहा है बहुत खतरनाक आने वाली है, ठीक है बस 1 मिनट और दे, इसी की बाइट वाली जरा देखना, बाइट में क्या होगा, इसका एक्सटेंशन बोलो जल्दी से, जल्दी से एक्सटेंशन बोलो, डॉट क्लास। देखना क्योंकि कंपाइल्ड है तो एक तो डॉट नीचे आ गया। अच्छा ये देखो जा रेक्टेंगल डॉट क्लास, ये भी एक फाइल बनी है, इसमें जा इसको पढ़ो, कोई पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है ये, नहीं, ये बाइट कोड ऐसी दिखती है, ये बाइट कोड है, कंप्यूटर इसको जानता है क्या मतलब है इसका, और ये सब वही लिखा है जो हम लोग ने अभी सोर्स कोड में देखा था। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी कोड होता है, ऐसे कभी ढूंढ सकते हो। ठीक, चलो भाई बस इतना ही कर लो।